नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े इसके गांधी युग के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम 3 कालखंडों में या फिर 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण माना जाता है उदारवादी चरण, जिसे 1885 से लेकर 1905 तक का काल माना जाता है, और उग्रवादी चरण माना जाता है सेकंड चरण यानी दूसरा चरण उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसे 1905 से लेकर 1919 तक हम कंसीडर करते हैं। और तीसरा चरण माना जाता है गांधीवादी युग, जो 1919 से लेकर 1947 तक चलता है। इसी के संबंध में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। लास्ट के सेशन ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो है उग्रवादी और उदारवादी चरण के संबंध में हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि गांधीवादी युग के संबंध में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके अंतर्गत कितने हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी की कुछ समान जानकारियों के संबंध में, फिर जानेंगे महात्मा गांधी जी की दक्षिण यात्रा से लेकर भारत आने का सफ़र, उससे संबंधित कुछ घटनाओं के संबंध में जानेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों जानेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन एवं सत्याग्रहों के संबंध में जो महात्मा गांधी जी ने किए थे। गांधी जी के द्वारा प्रथम 3 किए गए सत्याग्रहों में जाने जाते हैं चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। इनके संबंध में पढ़ेंगे। फिर जानेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के संबंध में, साइमन आयोग, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनके संबंध में जानेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय के संबंध में। फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और अंत में जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी घटनाएं दोस्तों क्रम वाइज हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। इन सभी घटनाओं को क्रम से पढ़ने के बाद आपका गांधीवादी युग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी की कुछ समान जानकारी यानी बेसिक जानकारी के संबंध में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जबकि मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था कस्तूरबा गांधी जी से। तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी शिष्या मानी जाती हैं मीराबेन, जो एक इंग्लैंड वासी थी। इन्हें गांधी जी ने ही इनको नाम दिया था और इनका वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। इनका सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। गांधी जी को दोस्तों कई महापुरुषों के द्वारा उपाधियां दी गई थीं। उनमें से कई उपाधियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सभी उपाधियों को हमने कवर किया है, जैसे कि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि CF एंड्रूज ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा है मदन मोहन मालवीय ने, और मंगल बाबा की उपाधि कबालियों के द्वारा दी गई है महात्मा गांधी जी को। देशद्रोही फकीर कहा है और अर्धनंग फकीर की संज्ञा दी है महात्मा गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने, और वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी है लॉर्ड माउंटबेटन ने। भंगी शिरोमणि कहा है दक्षिण अफ्रीका के एक प्रवासी के द्वारा ये संज्ञा दी गई है। कूली बैरिस्टर की संज्ञा दी है दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा, और कर्मवीर की संज्ञा दी है महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के एक सहयोगी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जी को सेवाग्राम का संत कहा है आश्रम के अतिथियों द्वारा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटिश। ये पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने 1895 ईस्वी में। अ गाइड टू हेल्थ नामक पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने 1904 ईस्वी में। हिंदू स्वराज की संज्ञा दी थी, हिंदू स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी जी ने 1919 ईस्वी में। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की जो लिखी गई थी
1925 में और प्रकाशित हुई थी 1927 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जी के कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के संबंध में देखें तो द ग्रीन पैम्पलेट ये पत्र प्रकाशित किए थे महात्मा गांधी जी ने 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट में प्रकाशित हुए थे। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रकाशित हुए थे 1903 ईस्वी में और ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुए थे। यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में और नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1919 ईस्वी में। नवजीवन पत्रिका एक गुजराती भाषा की पत्रिका थी। हरिजन बिंदु समाचार पत्र का प्रकाशन किया था इन्होंने 1933 ईस्वी में, ये भी गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों महात्मा गांधी जी की कुछ समान जानकारियों के संबंध में हमने जाना। इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने जाने, इनके गुरु, इनके शिष्य, इनके सिद्धांत और इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों के संबंध में हमने जाना। उपाधियों की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू और केसर हिंदी ये 4 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के संबंध में हमने जाना जो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपने सभी याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जी के कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के संबंध में जाना, जैसे कि ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है महात्मा गांधी जी की, और हरिजन बंधु, ये दोनों पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं। और अब भाई दोस्तों जानते हैं महात्मा गांधी जी की दक्षिण यात्रा से लेकर भारत आने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में। इस दौरान वे कुछ साल दक्षिण अफ्रीका में भी रहे। उस दौरान वहीं पर उन्होंने कुछ कार्य भी किया, उससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 ईस्वी में। इसके 3 साल बाद यानी कि 1891 ईस्वी में ये कानून की डिग्री प्राप्त कर की पढ़ाई का 2 साल बाद इनको एक मुकदमा मिलता है 93 ईस्वी में। ये मुकदमा दादा अब्दुल्ला और उसकी कंपनी से संबंधित कुछ पैसों के लेन देन से संबंधित था, जिसको लड़ने के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका जाना था। तो इसी कारण दोस्तों इनकी प्रथम यात्रा होती है दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। किस कारण से? तो दादा अब्दुल्ला और उसकी कंपनी से संबंधित मुकदमा लड़ने के लिए। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी मुंबई से नटाल दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर दोस्तों पहुँचकर ये बाद में मुकदमा भी लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। जिस समय दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, उसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी के साथ एक मैरिसबर्ग की घटना घटित होती है। एक्चुअली में दोस्तों महात्मा गांधी जी जिस समय दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसी दौरान दक्षिण अफ्रीका के एक स्थान डरबन से इनको प्रिटोरिया जाना था और उसी के बीच दोस्तों एक मैरिसबर्ग नामक स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा रंग भेद की नीति के चलते इनको ट्रेन से जबरन उतार दिया जाता है। इसी घटना से दोस्तों महात्मा गांधी जी व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से प्रभावित हुए थे। कहा जाए तो ये पहली घटना थी जिसने महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से परिचित कराया, अर्थात उनको व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों का क्रूर व्यवहार देखने को मिला। इन्हें स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन भी किया था, भारतीयों का करने के विरोध में चलाया गया था। एक्चुअली में दोस्तों अंग्रेज जो दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय भारतीय थे उनका मताधिकार समाप्त करना चाहते थे। इसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। यह विधेयक पास हो गया था, लेकिन गांधी जी द्वारा पहला या दक्षिण अफ्रीका का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के लोगों में जागरूकता फैलाई और पहली बार गांधी जी चर्चा में आए, भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। एक गिरमिटिया मजदूर आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। ये बाहर से लाए गए 5 साल के लिए जो एग्रीमेंट पर मजदूर लाए जाते थे उनके हितों से संबंधित था। और इसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी ने ग्रीन पैम्पलेट प्रकाशित किए थे 14 अगस्त 1896 ईस्वी को राजकोट में ये प्रकाशित हुए थे और ये अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध चलाए गए पैम्पलेट थे। जिस दौरान महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक बोहर या बोर का युद्ध हुआ था 1899 और 1902 के बीच। ये युद्ध डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बोर या बोहर दोस्तों डच द्वारा बसाई गई कॉलोनियों को कहा जाता था जो दक्षिण अफ्रीका में बसाई गई थी। गांधी जी ने दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था लोगों को एकजुट करके।
दक्षिण अफ्रीका में फाइनली जब ये बोहर युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों की जीत हो गई, तो इसके बाद अंग्रेज़ों का चूँकि महात्मा गांधी जी ने साथ दिया था, इस कारण दक्षिण अफ्रीका में जूरू और बोर का पदक दिया गया था महात्मा गांधी जी को। इसके बाद दोस्तों पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं महात्मा गांधी जी 1901 ईस्वी में। और 1901 ईस्वी में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1901 हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। तो पहला अधिवेशन कौन था जिसमें महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 का वो अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसके एक साल बाद ही दोस्तों महात्मा गांधी जी को पुनः दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है 1902 ईस्वी में। और उसी दौरान दोस्तों एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी जी 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है 1904 ईस्वी में, जहां पर लोगों को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह संबंधी शिक्षा दी जाती है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था महात्मा गांधी जी ने? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 ईस्वी में। ये महात्मा गांधी जी का पहला अहिंसक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग या पहला आंदोलन हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय भारतीयों के खिलाफ के विरोध में चला। महात्मा गांधी जी 1900 ईस्वी में गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। और इसके बाद टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है 1900 ईस्वी में। टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग अफ्रीका में की। इसके बाद तो भारत वापसी होती है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की दोस्तों भारत वापसी होती है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी दिन के अवसर पर दोस्तों हर साल देश में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। किस कारण? क्योंकि इस समय इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी भारत आए थे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं आने के बाद महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में। बाद में इसी सत्याग्रह आश्रम को ही दोस्तों साबरमती आश्रम के रूप में स्थापित कर दिया जाता है 1917 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई अहमदाबाद में, और इसी आश्रम को बाद में साबरमती आश्रम के रूप में बदल दिया गया 1917 ईस्वी में। ये दोनों ही आश्रम दोस्तों गुजरात में स्थित हैं। साबरमती आश्रम दोस्तों 1917 से 33 तक महात्मा गांधी जी का निवास स्थान रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। सेना में लोगों को भर्ती करवाने के लिए प्रेरित किया था। और जब अंग्रेज विजयी हो जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, इसके बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत आने तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके संबंध में हमने जाना कि वो पढ़ाई करने के बाद कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 ईस्वी में। फिर इसके बाद वो वकील भी बन जाते हैं। इसके 2 साल बाद 1893 ईस्वी में प्रथम दक्षिण की यात्रा करते हैं, क्योंकि उनको दादा अब्दुल्ला और उनकी कंपनी संबंधी मुकदमा वहाँ लड़ने जाना था। वो मुंबई से नटाल दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे। मिडल्सबर्ग की घटना भी उनके साथ होती है और दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वे नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 ईस्वी में। क्रिमिटिया आंदोलन भी करते हैं और ग्रीन पैम्पलेट भी प्रकाशित करते हैं 1896 ईस्वी में राजकोट में। इसके बाद बोहर युद्ध होता है 1899 और 1902 के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और पराजित हो जाते हैं डच। इसमें सहयोग किया था गांधी जी ने, इसलिए इन्हें जूलू और बोहर की उपाधि भी दी जाती है। और ये प्रथम बार भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से 1901 में, और कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल भी होते हैं। पुनः 1902 ईस्वी में अफ्रीका जाते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी करते हैं 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसकी स्थापना होती है। वहाँ पर सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह संबंधी शिक्षा दी जाती है लोगों को। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। यह पहला अहिंसक सत्याग्रह माना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले स्थानीय भारतीयों के खिलाफ जो ट्रांस एशियाटिक अध्यादेश जारी किया गया था उसके विरोध में चलाया गया था। पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1908 ईस्वी में। टॉल स्टॉय फर्म की स्थापना होती है 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी की वापसी होती है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इस कारण 9 जनवरी को हर साल भारत में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। भारत आने के बाद दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में। इसी आश्रम को बाद में साबरमती आश्रम के रूप में बदल दिया जाता है 1917 ईस्वी में गुजरात में।
साबरमती आश्रम 1917 से 31 तक महात्मा गांधी का निवास स्थान रहता है और प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया था अंग्रेजों का महात्मा गांधी जी ने। इस कारण इन्हें केसर हिंद की उपाधि भी दी जाती है। और अब आइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं सत्याग्रहों को एक दृष्टि में हम समझने का प्रयास करते हैं। बाद में एक एक करके हम इसे डिटेल से भी कवर करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह होता है भारत में चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था। इसे दोस्तों प्रथम किसान सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद होता है अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन या मजदूर आंदोलन। ये होता है 1918 ईस्वी में। इसमें प्रथम भूख हड़ताल की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह इसके बाद होता है 1918 ईस्वी में, और ये पूर्ण किसान सत्याग्रह था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह को माना जाता है, जबकि प्रथम किसान सत्याग्रह माना जाता है चंपारण सत्याग्रह को। इसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से 24 के बीच, और असहयोग आंदोलन होता है इसी दौरान 1919 से 22 के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है डांडी मार्च जिसे कहा जाता है 1930 से 34 के बीच, और दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1940 ईस्वी में। इसके बाद महात्मा गांधी का जो अंतिम आंदोलन माना जाता है वो माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुआ था 1942 ईस्वी में। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के संबंध में। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में ये सत्याग्रह किया गया था। इस कारण इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था, यानी कि ये चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? तो चंपारण जिले में अंग्रेजों की 3 कटिया पद्धति लागू थी। तो 3 कटिया पद्धति क्या होती है? तो दोस्तों इसके तहत किसानों को अपनी कुल भूमि में 3/20 भाग नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि किसानों की जितनी भी भूमि है उसमें से 3/20 भाग में उनको केवल नील की खेती करनी पड़ती थी। ये नियम था। चूँकि किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। कारण यह था कि नील की खेती करने पर जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। यानी कि लगातार नील की खेती करने पर जो उर्वरता होती है ज़मीन की या खेत की वो क्षीण हो जाती है, वो मर जाती है। इस कारण वो ज़मीन बंजर बनने लगती है। तो इस कारण दोस्तों किसान अपनी खेती में नील की खेती करना नहीं चाहते थे, अर्थात इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। राजकिशोर शुक्ल ने दोस्तों गांधी जी को इस समस्या से अवगत करवाया। उस समय लखनऊ समझौता चल रहा था 1916 ईस्वी में, और ब्रज किशोर प्रसाद ने दोस्तों लखनऊ के जो वकील थे इन्होंने इस समस्या को लखनऊ अधिवेशन 1916 में रखा, और फाइनली दोस्तों ये समस्या का जो प्रस्ताव था वो पारित भी हो गया था। तो ब्रज किशोर प्रसाद की सहायता से ये प्रस्ताव पारित हो पाया था। इस सत्याग्रह में दोस्तों गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहर पारिस थे, और महादेव देसाई थे, और जेबी कृपलानी भी सहयोगी थे महात्मा गांधी जी के। तो सब चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन शामिल था या फिर महात्मा गांधी जी के सहयोगी कौन थे। तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नरहिम पारिस, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी थे। अंत में ये सत्याग्रह सफल भी हुआ, और चंपारण सत्याग्रह के बाद ही दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इस प्रकार दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के संबंध में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जिला कहाँ पर है? तो बिहार में है। किस कारण से ये आंदोलन चलाया गया था, इसको अवगत किससे करवाया था, किसने करवाया था महात्मा गांधी जी को, और किसकी सहायता से ये प्रस्ताव पारित हुआ था, इसमें सहयोगी कौन थे महात्मा गांधी जी के, और अंत में ये सफल भी रहा। और इसके बाद ही दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को ये उपाधि दी थी। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी के अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन होता है 1918 ईस्वी में। इसका कारण दोस्तों क्या था, यानी कि यह आंदोलन क्यों किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों 1918 से पहले मजदूरों को, मील मजदूरों को जो प्लेग बोनस दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया। तो इसके विरोध में ही दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें पहली बार दोस्तों गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, इसलिए ये आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भूख हड़ताल सर्वप्रथम पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में की थी? तो अहमदाबाद आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन में की थी 1918 ईस्वी में। इसमें सहयोगी थे महात्मा गांधी जी के अनसुईया बेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
शंकर लाल बैंकर आदि इनके सहयोगी थे। और महात्मा गांधी जी का दोस्तों ये दूसरा सफल आंदोलन था, इसमें भी महात्मा गांधी जी सफल हो गए थे। इसके बाद दोस्तों होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण दोस्तों था अंग्रेजों की एक अकाल संहिता के तहत यदि फसल 1/4 से कम पैदा होती है तो लगान माफ़ कर दिया जाता है। यानी कि किसानों के लिए एक नियम बनाया गया था जिसे अकाल संहिता के तहत लागू किया गया था। यदि किसानों की 1/4 से कम फसल होती थी तो लगान माफ़ हो जाता था किसानों का। लेकिन दोस्तों तत्कालीन समय में किसानों की जो फसल थी 1/4 से कम होने के बावजूद भी माफ़ नहीं करी गई थी। तो इस फसल को लेकर दोस्तों खेड़ा आंदोलन किया गया था। मोहनलाल और शंकर लाल ने दोस्तों खेड़ा की समस्या को गांधी जी से परिचित करवाया। गांधी जी ने विट्ठल भाई और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, गुजरात सभा के सदस्य के साथ मिलकर इसकी जांच करवाई। इसमें किसानों के दावे सही निकले। सहयोगी थे इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के शंकर लाल बैंकर और अनुसुईया बैन, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आदि दोस्तों सहयोगी थे खेड़ा आंदोलन में। इसमें गांधी जी की सफलता मिली, यानी कि ये भी आंदोलन गांधी जी का सफल रहा था। इन 3 सफलताओं से दोस्तों महात्मा गांधी जी पूरे देश में लोकप्रिय हो गए थे। देश के साथ साथ ये दोस्तों विदेश में भी लोकप्रिय हुए। और अब आइए दोस्तों जानते हैं रॉलेट एक्ट के संबंध में। तो इस क्रम में दोस्तों 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इस कानून या इस एक्ट के लाने का कारण दोस्तों क्या था, तो 1905 से लेकर 1919 तक के समय के बीच में क्रांतिकारी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। अर्थात इस क्रांतिकारी घटनाओं से अंग्रेज काफ़ी परेशान हो गए थे। इन क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या फिर इनका सफाया करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई 1917 ईस्वी में। तो रॉलेट एक्ट तो आया था 1919 ईस्वी में, लेकिन इसकी समिति गठित की गई थी 1917 ईस्वी में। जो सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी 1917 में, इसका कार्य दोस्तों क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों पर नज़र रखना और उनके लिए कड़े कानून बनाना था। इस समिति के सदस्य दोस्तों कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस रॉलेट एक्ट की समिति के सदस्य थे जो गठित हुई थी 1917 ईस्वी में, बेसिन स्कॉट, कुमार स्वामी शास्त्री, प्रभात चंद्र मिश्र और बन्ने लावर्ट इसके सदस्य थे। इस समिति के तहत दोस्तों रॉलेट एक्ट लाया गया था जिसे क्रांतिकारी और अराजकता अपराध कानून का नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखना है कि रॉलेट एक्ट तो सर सिडनी रॉलेट के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन इसका एक्चुअल नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध कानून। यह एक्ट दोस्तों पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। तो इसके लिए समिति गठित हुई थी 1917 ईस्वी में। 1919 में 18 मार्च को ये पारित हुआ था। इस कानून की अवधि दोस्तों 3 वर्ष की थी, यानी कि 3 वर्ष के लिए कानून लाया गया था। रॉलेट एक्ट दोस्तों क्या था, तो इसके तहत सरकार यानी कि अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसके आने के बाद दोस्तों कई लोगों ने इसकी निंदा की और इसको क्या किसने कहा इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि दोस्तों रॉलेट एक्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने काला कानून कहा था और कहा था कि यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है तो यह कानून उसका गलत इलाज है। तो क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है तो यह कानून उसका गलत इलाज है, ये किसने कहा था रॉलेट एक्ट के संबंध में, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके अलावा इसे काले कानून की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इस कानून को कहा था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। ये लाइन दोस्तों काफ़ी इसमें फिट पड़ती है क्योंकि इसके तहत दोस्तों आप किसी तरह की अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि पूछ नहीं सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ना दलील कर सकते हैं और ना ही अपना वकील चुन सकते हैं। आपको अनिश्चित समय तक जेल में डाल सकते हैं बिना मुकदमा चलाए इस कानून के तहत। तो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसने कहा था रॉलेट एक्ट को, तो महात्मा गांधी जी ने। इस कानून के चलते दोस्तों केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा लोगों ने दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय, इन तीनों लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था केंद्रीय विधायिका से। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों अपने इस्तीफे में लिखा था, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने आप को समझदार सरकार कहलवाने योग्य नहीं है या कहलवाने का अधिकार खो बैठती है। इस एक्ट के आने के बाद दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के तहत पूरे भारत में हड़ताल और प्रदर्शन हुए।
और 6 अप्रैल को दोस्तों पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। 13 अप्रैल को दोस्तों रॉलेट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसके संबंध में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 18 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध चलाया गया रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह चलाया गया था जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसे स्थगित कर दिया गया था। सो दोस्तों रॉलेट एक्ट के संबंध में हमने जाना कि इसका कारण क्या था। तो क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था। इसके लिए एक समिति गठित की गई थी 1917 ईस्वी में, जिसके सदस्य पूछे जाते हैं कौन कौन से थे। इस रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध कानून कहा जाता है। ये पारित हुआ था 18 मार्च 1919 ईस्वी को। 3 वर्ष की अवधि के लिए ये कानून लाया गया था। इसके तहत सरकार यानी कि अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। रॉलेट एक्ट को दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने काले कानून की संज्ञा दी है। यदि क्रांतिकारी घटना एक बीमारी है तो यह कानून गलत उसका इलाज है, यह भी कथन कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा है। इसके चलते केंद्रीय विधायिका से कई लोगों ने इस्तीफा दिया था। उनके नाम हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जी, मजहरुल हक ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक समझदार सरकार कहलवाने का अधिकार खो बैठती है। इसके लागू होने के बाद दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, यानी कि इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह चालू हुआ था जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम दिया गया था। इसके तहत दोस्तों पूरे भारत में हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हुए और 6 अप्रैल 1919 को ही पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। 13 अप्रैल को इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में अमृतसर में। वहीं पर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस कारण हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके संबंध में आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। 18 अप्रैल 1919 को दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह चलाया गया था वो स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। चलिए अब आइए हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों अमृतसर में, यानी कि पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को। तो ये डेट जरूर याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका कारण दोस्तों क्या था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में या एक जनसभा गठित की गई थी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो 9 अप्रैल को दोस्तों महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 10 अप्रैल को दोस्तों सैफुद्दीन डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट में जो प्रावधान किया गया था वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार कर जाता था। उसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे, यानी कि महात्मा गांधी जी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अप्रैल को दोस्तों सैफुद्दीन किल्चू और सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन प्रमुख नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा गठित हुई थी। यह सभा 13 अप्रैल को हंसराज के नेतृत्व में गठित हुई थी और जनरल डायर के आदेश पर दोस्तों इन जनसभा के निहत्थे लोगों पर 10 मिनट तक गोलियां चलाई गईं, यानी कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना के होने के बाद दोस्तों इस घटना की जांच के लिए एक हंटर कमेटी गठित हुई थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कौन सी कमेटी कर रही थी? तो हंटर कमेटी। हंटर कमेटी दोस्तों एक सरकारी कमेटी थी, यानी कि ये सरकार के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा बुलाई गई थी। जबकि दोस्तों तहकीकात कमेटी स्वयं कांग्रेस के लोगों ने, यानी कि भारतवासियों ने गठित की थी। हंटर कमेटी ने दोस्तों जाँच करके मार्च 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट जारी की और इसके तहत कहा गया कि 379 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हुए थे। जबकि दोस्तों एक्चुअल डेटा कुछ और था, बहुत सारे लोग मारे गए थे और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। जो कांग्रेस की तहकीकात कमेटी है इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के द्वारा गठित की गई थी? उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। इसके अन्य सदस्य भी पूछे जा सकते हैं मोतीलाल नेहरू, MK गांधी यानी महात्मा गांधी, CR दास यानी कि चितरंजन दास और बदरुद्दीन तैयबजी, MR जयकर, ये सभी अन्य सदस्य थे इस तहकीकात समिति के। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। इस घटना के संबंध में दोस्तों F. एंड्रस ने कहा कि इस घटना को जानबूझकर की गई घटना कहा था F. एंड्रस ने। लाला लाजपत राय ने कहा था
कि यह दिन सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए जाना जाएगा, यानी कि अमृतसर हत्याकांड के लिए जाना जाएगा। वैलेंटाइन चिरोल ने इस दिन को काले दिन की संज्ञा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। सरोजिनी नायडू ने दोस्तों केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी और शंकरन नायर ने गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जबकि दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था इस जनसभा में गोली चलाने के लिए, उसे बड़े उपहारों से सम्मानित किया गया था। यहाँ से दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है कि जिसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए उसे जनरल डायर कहा जाता था और इसका एक्चुअल नाम आर डायर था। जबकि एक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था ओ डायर। तो ओ डायर अलग हैं और आर डायर अलग हैं। तो आर डायर ने आदेश दिया था और आर डायर के कार्यों को उचित ठहराया था किसने? ओ डायर ने। तो जनरल डायर यानी कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, यानी कि जिसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, उसकी तो मृत्यु हो जाती है 23 जुलाई 1927 को। तो जनरल डायर की मृत्यु कब हुई थी जिसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए? तो 23 जुलाई 1927 ईस्वी की इसकी मृत्यु हुई। लेकिन जो दोस्तों पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था ओ डायर, ये भी स्वतंत्रता सेनानियों की नज़र में उतना ही जिम्मेदार था जितना जनरल डायर। इस कारण दोस्तों 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में ओ डायर की हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि वो भी उसमें शामिल थे, ये बच गए थे। तो आर डायर था जो, यानी कि जो जनरल डायर था, उसकी तो मृत्यु हो गई थी। जो इसका प्रमुख दोषी था उसकी मृत्यु हो जाती है 1927 ईस्वी को, और बचा ये ओ डायर, इसकी हत्या कर दी जाती है 1940 ईस्वी में। लेकिन जो मुख्य दोषी था उसकी तो मृत्यु हो जाती है और ओ डायर भी इसका दोषी माना जाता था। इस कारण उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी 13 मार्च 1940 ईस्वी को। और आगे चलकर दोस्तों 23 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन वेले की जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है क्योंकि उसने ओ डायर की हत्या की थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका कारण क्या था। चूँकि गांधी जी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन प्रमुख नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के इस जलियांवाला बाग में एक जनसभा घटित होती है और 13 अप्रैल को यह जनसभा घटित होती है हंसराज के नेतृत्व में। और जनरल डायर के आदेश पर इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं और लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस घटना की जांच करने के लिए एक सरकारी कमेटी बुलाई जाती है, हंटर कमेटी, और कांग्रेस की कमेटी, तहकीकात कमेटी इसकी जांच करती है। हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है मार्च 1920 ईस्वी को। इसके तहत 379 लोग मारे जाते हैं और 200 घायल होते हैं। कांग्रेस की जो तहकीकात कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, M.K. गांधी, C.R. दास, बदरुद्दीन तैयबजी और M.R. जयकर जी थे। इस घटना के संबंध में एंड्रेज ने कहा था कि जानबूझकर ये हत्या की गई है। लाला लाजपत राय ने कहा था यह दिन सुधारों के लिए नहीं बल्कि हत्याकांड के लिए जाना जाएगा। वैलेंटाइन ने इसे काले दिन की संज्ञा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सरोजिनी नायडू ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी और शंकरन नायकर ने कार्यकारिणी परिषद की गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जबकि दूसरी ओर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनरल डायर यानी कि जनरल आर डायर को बड़े उपहार से सम्मानित किया गया और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का उसने जनरल डायर के इस कार्य को उचित ठहराया था और जनरल डायर की मृत्यु हो जाती है 23 जुलाई 1927 ईस्वी को। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में माइकल ओ डायर यानी कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। और 13 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन वेले की जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन के संबंध में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में और ये 1924 ईस्वी तक चला था। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं 2-3 पॉइंट में कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि ये क्यों चलाया गया था। सो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 और 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य ये युद्ध हुआ था। धुरी राष्ट्र में देश शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान और तुर्की।
और मित्र राष्ट्र में देश शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। अतः इस युद्ध में धुरी राष्ट्र पराजित होने पर ब्रिटेन ने, चूंकि धुरी राष्ट्र में पराजित होने वालों में तुर्की भी शामिल था, तो ब्रिटेन ने, चूंकि वो विजयी हो गया था, तो ब्रिटेन ने तुर्की पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। और चूंकि तुर्की का जो सुल्तान था, खलीफा, वो विश्व में मुस्लिम समाज का उस समय धार्मिक प्रमुख हुआ करता था। और चूंकि विश्व में भारत भी शामिल था, तो विश्व के मुस्लिम लोग भी उसे धार्मिक गुरु मानते थे। और इस कारण भारतीय मुस्लिम लोगों ने ब्रिटेन की तुर्की के इस अत्याचार का विरोध किया। इसके कारण ही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि तुर्की के खलीफा के पद को लेकर या खलीफा पर अत्याचार को लेकर यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे। और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में ये 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था? तो अली बंधुओं ने शुरू किया था, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन के दोस्तों प्रारंभिक अध्यक्ष बने थे हज़रत मोहानी, और अन्य भागीदारी सदस्य थे MK गांधी, हकीम अजमल खां और खान अब्दुल गफ्फार खां। 17 अक्टूबर को 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? सितंबर 1919 में, जिसके अध्यक्ष बने थे सेठ छुटानी। और 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी के एक सम्मेलन में महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो दिल्ली के खिलाफत कमेटी सम्मेलन नवंबर 1919 के सम्मेलन में महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए थे। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। इस आंदोलन का विरोध दोस्तों CR दास जी ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों अपनी पत्रिका अल हिलाल की सहायता से इस आंदोलन में सहयोग दिया था। तो अल हिलाल नामक पत्रिका किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद की है। 1924 ईस्वी में तुर्की में दोस्तों मुस्तफ़ा कलाम पाशा के नेतृत्व में एक सरकार बनती है। वो फाइनली दोस्तों तुर्की के खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। और चूंकि खिलाफत आंदोलन खलीफा के पद को लेकर या खलीफा के अपमान के लिए ये जारी किया गया था, और चूंकि खलीफा का पद समाप्त हो गया था, तो इस कारण यह आंदोलन भी 1924 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। सो दोस्तों, इस प्रकार हमने खिलाफत आंदोलन के संबंध में जाना कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, उसके सुल्तान के खिलाफ, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद और अली बंधुओं के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था 1900 ईस्वी में। इसके प्रारंभिक अध्यक्ष हज़रत मोहानी थे। अन्य सदस्य में महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां और खान अब्दुल गफ्फार खां थे। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठित हुई। और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को एक खिलाफत कमेटी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसका विरोध CR दास जी ने किया था। अल हिलाल नामक पत्रिका निकाली थी अबुल कलाम आज़ाद ने। इसकी सहायता से इस आंदोलन में सहयोग दिया गया था। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कलाम पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक सरकार बनती है और इस सरकार के माध्यम से तुर्की खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है और ये खिलाफत आंदोलन इसके साथ ही 1924 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। और अब भाई दोस्तों ने जानते हैं असहयोग आंदोलन के संबंध में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के मध्य चलाया गया था। कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, उसके सहयोग में भी ये आंदोलन शुरू हुआ था और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसके कई कारण माने जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वराज की प्राप्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय दिलाना इसके आद्य उद्देश्य थे। इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था इस आंदोलन को चलाने के लिए? तो कलकत्ता विशेष अधिनियम सितंबर 1920 में यह आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे लाला चंद राय। इन्होंने इसका प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ। इस कारण नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य जी। इन्होंने दोस्तों इस प्रस्ताव को पुष्टि दे दी थी। हालांकि यह प्रस्ताव कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 सितंबर में जो आयोजित हुआ था उसमें ही पारित हो गया था, लेकिन लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। इसका काफ़ी विरोध इसमें हो रहा था। इस कारण नागपुर वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुनः पुष्टि कर दी गई। विजय राघवाचार्य जी ने इसकी पुनः पुष्टि की थी। नागपुर वार्षिक अधिवेशन में दोस्तों असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए
एक फंड की स्थापना की गई जिसे तिलक स्वराज फंड का नाम दिया गया। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई नागपुर वार्षिक अधिवेशन में। कांग्रेस के संविधान में इस अधिवेशन में ही कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे कि सम्मेलन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई। मतलब है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसमें हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा भी बोली जा सकती थी। सदस्यता शुल्क कर दी गई, कांग्रेस के जो सदस्य थे उसकी सदस्यता शुल्क कर दी गई 4 आना। 15 सदस्य कार्यकारिणी परिषद बनाई गई इसके तहत, और 350 सदस्य वाली एक अखिल भारतीय क्रांति समिति का भी गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन चूंकि प्रस्तावित हो गया था, ये लागू हो गया था, लेकिन इसके बाद इसका काफ़ी मात्रा में विरोध किया गया, जैसे कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, देश बंधु आदि लोगों ने इसका विरोध किया। और खासकर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसमें चुनाव में जो बहिष्कार करने का प्रावधान था उसका विरोध किया था। अभी हम लोग जानेंगे कि इसके कार्य क्या थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी दोस्तों वस्तुओं के बहिष्कार का विरोध किया था। और अब दोस्तों हम जानते हैं असहयोग आंदोलन की कार्य। तो असहयोग का मतलब था कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, अर्थात बहिष्कार करना है। तो इस आंदोलन का मूल उद्देश्य यही था कि सरकारी सभी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करना। तो सभी सरकारी स्कूल और वस्तुओं का या सेवाओं का बहिष्कार करना, कॉलेज स्कूल नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या हुए हैं? तो पदक और उपाधियां का बहिष्कार हुआ, यानी कि जितने भी पदक दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा वो वापस कर दिए गए। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बोर की उपाधि, जुल्लू का पदक, केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने दोस्तों राम बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो भी वापस कर दी। सभी विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लगा, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा, यानी कि उसका प्रचार होने लगा। नवंबर 1921 में दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होना था, उसका भी बहिष्कार हुआ। और इसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी ने एक दिन का उपवास भी रखा था। इसी कारण दोस्तों अली बंधु, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी आदि गिरफ्तार कर लिए गए। चूँकि लोग बहिष्कार कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने नेताओं को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था। इसी दौरान दोस्तों मोपला किसान विद्रोह हुआ था केरल में। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मोपला किसान विद्रोह हुआ था, जो हुआ था 20 अगस्त 1921 ईस्वी को। अहमदाबाद अधिवेशन इसी दौरान हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। घोषित हुए थे, लेकिन अध्यक्ष बने थे हकीम अजमल खां। तो दोस्तों अहमदाबाद अधिवेशन में पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां अध्यक्ष थे, लेकिन इससे पहले घोषित कौन हुए थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास। उर्दू में हकीम अजमल खां ने इसमें भाषण दिया था और खादी को विशेष महत्व दिया था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को मुख्य आंदोलन नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना असहयोग आंदोलन के संबंध में कि 1920 से 22 के मध्य चला था। इसका कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? जैसे कलकत्ता विशेष अधिनियम सितंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ इसका। लाला लाजपत राय ने इसका प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इसकी पुष्टि हुई थी नागपुर वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में, और विजय राघवाचार्य जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नागपुर वार्षिक अधिवेशन में दोस्तों इसके अलावा भी कई प्रावधान किए गए थे, जैसे तिलक स्वराज फंड की स्थापना, कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई और 350 सदस्य वाली अखिल भारतीय क्रांतिकारी समिति का भी गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन का विरोध किन लोगों ने किया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, देश बंधु आदि लोगों ने इसका विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन 3 लोगों ने खासकर जो चुनाव का बहिष्कार होने वाला था उसका विरोध किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी दोस्तों वस्तुओं के बहिष्कार का विरोध किया था कि वस्तुओं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, जबकि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि चुनाव का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों असहयोग का मतलब था कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, अर्थात बहिष्कार करना है। इस कारण सरकारी स्कूल वस्तुओं और सभी सेवाओं का बहिष्कार होने लगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने कई उपाधियां त्याग दी जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, बोर, जुलू, केसर हिंद। जमनालाल बजाज ने राम बहादुर की उपाधि, और सभी विदेशियों को जलाया जाने लगा और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार होने लगा। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होना था, उसका भी बहिष्कार हुआ। इसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी ने एक दिन का उपवास रखा था
और इस आंदोलन के चलते अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लजपत राय, सी राजगोपालाचारी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान केरल में मोपला किसान विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921 ईस्वी को। अहमदाबाद अधिवेशन इसी दौरान होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं हकीम अजमल खां। घोषित हुए थे CR दास जी। हकीम अजमल खां ने दोस्तों उर्दू में भाषण दिया और खादी को विशेष महत्व दिया था अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को मुख्य आंदोलन नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया गया था। और अब आइए दोस्तों में जानते हैं चौरी चौरा कांड के संबंध में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1920 से लेकर 1922 के मध्य असहयोग आंदोलन चला था। इसी के दौरान दोस्तों एक घटना घटित होती है, चौरी चौरा कांड। यूपी के गोरखपुर ज़िले में दोस्तों एक चौरी चौरा नामक स्थान था। उस स्थान पर दोस्तों एक पुलिस थाने में 22 जवानों को थाने में जिंदा जला दिया गया था उग्र भीड़ द्वारा। तो इस आंदोलन के दौरान ही दोस्तों कुछ उग्रवादियों ने गोरखपुर ज़िले में स्थित एक चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 जवान मारे गए। इसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी, चूँकि वे हिंसा के सख्त विरोध थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन किस दिन वापस लिया गया था। तो 1922 में तो वापस हुआ था चौरी चौरा कांड के कारण, लेकिन कब? तो 12 फरवरी को, जबकि चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ पर लिया गया था? ये बारदौली में दोस्तों कांग्रेस बैठक बुलाई गई गांधी जी के द्वारा, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, चूँकि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हो गया था। चूँकि दोस्तों असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल गया था, इसका काफ़ी प्रभाव भी होने लगा था, और एक ही झटके में दोस्तों एक ही दिन में ये वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन। इस कारण से दोस्तों लोग काफ़ी चिंतित हुए और इसका काफ़ी विरोध भी किया गांधी जी के इस कार्य को, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए इस कार्य को बहुत लोगों ने निंदा की और इसका विरोध किया। गांधी जी की इस कार्य की निंदा करते हुए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अपने इंडियन स्ट्रगल लेख में गांधी जी के इस कार्य को डिटेक्टर का फरमान की संज्ञा दी है। मोतीलाल नेहरू ने भी दोस्तों गांधी जी के इस कार्य की निंदा करते हुए कहा कि केप कोमोरिन की गलती की सज़ा हिमालय में बैठे व्यक्तियों को क्यों? अर्थात चौरी चौरा कांड में कोई दूसरे लोग शामिल थे और इसकी सज़ा असहयोग आंदोलन चूँकि वापस ले लिया गया था, इसकी सज़ा सबको मिली थी। इस कारण वे कहते हैं कि केप कोमोरिन की गलती की सज़ा हिमालय में बैठे व्यक्तियों को क्यों, ये संज्ञा दी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। चौरी चौरा कांड के चलते दोस्तों 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च को गांधी जी को अदालत में पेश किया गया और यंग इंडिया में छपे लेख के आधार पर दोस्तों गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में 6 साल की सज़ा सुनाई गई। तो 6 साल की सज़ा हुई थी राजद्रोह के आरोप पर, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें रिहा करना पड़ा अंग्रेज़ों को। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को ये रिहा हो गए थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम चौरी चौरा कांड के संबंध में जाना कि घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 जवानों को जिंदा जला दिया गया था उग्र भीड़ द्वारा। इसी कारण दोस्तों बारदौली में कांग्रेस की बैठक करके 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी के इस कार्य की कड़ी निंदा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने अपने इंडियन स्ट्रगल लेख में गांधी जी के इस कार्य को डिटेक्टर की फरमान की संज्ञा दी। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि केप कोमोरिन की गलती की सज़ा हिमालय में बैठे व्यक्तियों को क्यों। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1922 ईस्वी को अदालत में पेश करके यंग इंडिया में छपे लेख के आधार पर राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज के सेशन पार्ट 1 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमने टॉपिक कवर किए हैं और इसके अगले पार्ट में दोस्तों हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्वराज पार्टी, साइमन आयोग, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, कृषि मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।